हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम श्याम वर्मा है। मैं आपका न्यू मैथ टीचर हूँ और हम आपका पेपर फेस्ट, मैथमेटिक्स पेपर फेस्ट रियल एनालिसिस शुरू करेंगे। तो रियल एनालिसिस में आपके 5 यूनिट बना रखे हैं, ठीक है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो पहली जो यूनिट है उसमें रियल सिस्टम से रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट है वो सीक्वेंस है। तो हम दूसरी यूनिट शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये सबसे इजी और काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे और जो थर्ड यूनिट है वो आपकी फंक्शंस के ऊपर है। जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ के आए हो ना, 12th क्लास में फंक्शंस पढ़े हो। फंक्शंस के ऊपर जो रोल थ्योरम आती है, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी जो आती है, फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी आती है ना, उसके अंदर रोल थ्योरम आती है। याद है कुछ? जैसे कोई फंक्शन दे रखा हुआ है, ठीक है, आर से या फिर क्लोज इंटरवल दे रहा हूँ, मतलब ए बी से आर में कोई फंक्शन दे रखा है और ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है और एफ इज डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। एंड साथ में तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ ए, यानी कि जो एंड पॉइंट है वो बराबर हो, तब ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये रोल थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी किस में आएंगी? यूनिट 3 में आएंगी। और इसी थ्योरम्स के बेस पे हम ऐसे बता भी पाते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका रियल में कोई रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो सारी चीज़ें हम यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और चौथी जो यूनिट दे रखी है वो रिमान इंटीग्रेशन दे रखा है। रिमान इंटीग्रेशन मतलब आपने इंटीग्रेशन बहुत सारे पढ़े ना, डेफिनेट, इनडेफिनेट, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट की बात करेगा। जैसे 1 to 2 है, ठीक है, x² dx है। तो इसको आप ग्राफिकली तरीके से कैसे सोल्व कर पाओगे? आपने डायरेक्ट 12th क्लास में या उससे छोटी क्लासों में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे? x³/3 और 1 से 2 लिमिट निकाली, यानी कि 8/3 - 1/3, ठीक है। तो इसकी आप वैल्यू निकालो, मतलब 7/3 आ गया, बात ख़त्म, है ना। ऐसे करते हो। लेकिन आपको इसका एक्चुअल मीनिंग समझाया जाएगा कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है R2 में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके किस में आएंगी? यूनिट 4 में आएंगी। फिर उसके बाद आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में आपके सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, जो हम शुरू करने जा रहे हैं 2 वाला यूनिट, उसी का एक्सटेंडेड है। यहाँ पे तो रियल सीक्वेंस होगी लेकिन वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो उनके कन्वर्जेंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये हमारी 5 यूनिट का था, इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2, यानी कि रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन। आज का ये जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा, बिल्कुल बेसिक लेक्चर, ठीक है। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो हम बस डेफिनेशंस की बात करेंगे और हमारे ये पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ यूज होगा। तो अभी आपकी सेकेंड ईयर हो रही है, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर है। तो आप जैसे ही बीएससी फाइनल करके आप आगे कुछ या तो हायर स्टडी में जाओगे या फिर कोई वैकेंसी देखोगे जॉब के लिए।
तो कोई भी लाइक जिसमें ग्रेजुएशन का आपको सिलेबस दे रखा हो, कोई भी वैकेंसी होगी जिसमें आपको ग्रेजुएशन का सिलेबस दे रखा है, उसमें रियल एनालिसिस सबसे ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का हार्ट है। ठीक है, रियल एनालिसिस तो हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप कोई भी जॉब का एग्ज़ाम दोगे या फिर आप एमएससी करना चाहते हो हाई स्टडी के लिए, बीएससी के बाद अगर आपको मैथमेटिक्स में हाई स्टडी करना है तो आपको एमएससी और फिर उसके बाद पीएचडी। ठीक है, तो जो रियल एनालिसिस है ये इनका सबसे बेस पार्ट है, बेस पार्ट होगा। आपको इसी से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम अब इसको शुरू करते हैं कि यूनिट सेकंड यानी कि रियल सीक्वेंस किसको बोलते हैं। रियल सीक्वेंस आपने फंक्शंस पढ़े हुए ना, फंक्शन 12th क्लास में आता है कि कोई भी मैपिंग ए टू बी सेट है, मान लो ए और बी, तो कोई भी मैपिंग सेट ए से बी में ऐसे डिफाइन है, यूनिकली डिफाइन है। मतलब हम किसी पॉइंट की वैल्यू देख रहे हैं तो ये देखो मैं आपको ऐसे सेट बना के बताता हूँ। ये दो सेट है, ये एक्स ले लो और ये वाई ले लो। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट है जैसे ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे एलिमेंट है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है। हम एक्स से वाई में एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। वो मैपिंग क्या होगी, एक्स का कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसे और ऐसे ऐसे है। ठीक है, क्या हो रहा है कि x का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, x का हर एक एलिमेंट यूनिकली डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि हम f ऑफ a की वैल्यू अगर फाइंड करें तो वो हमें ज्ञात तो 1 है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि f ऑफ a की वैल्यू हम 1 रखें या 2 रखें, 1 रखें या 2 रखें, कन्फ्यूज हो गए। ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मान लो कोई भी पॉइंट की ओनली 1 इमेज है तो वो यूनिकली डिफाइंड बोला जाता है। तो ऐसी मैपिंग क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। तो रियल एनालिसिस रियल सीक्वेंस क्या होती है, कोई भी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है, रियल सीक्वेंस। यानी कि अगर हम इसको नेचुरल नंबर ले लें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, और ये क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में कोई भी फंक्शन है वो क्या कहलाता है, रियल सीक्वेंस कहलाता है। तो एनी फंक्शन फ्रॉम natural number to real number is called real sequence। आई ना बात सुनने, तो कोई भी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज कॉल्ड रियल सीक्वेंस। ये तो बात होगी रियल सीक्वेंस की। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल, तो हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फंक्शन जो एफ है वो क्या है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो हम एफ में कुछ इनपुट डालेंगे, वो 1 2 3 4 ऐसे डालेंगे। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें कुछ आगे वैल्यूज मिलती जाएंगी रियल नंबर में। ठीक है,
ये हमारी सीक्वेंस बन जाती है। तो सीक्वेंस की टर्म्स होती है, n=1 पे हम सीक्वेंस की पहली टर्म बोलते हैं और उसको हम मोस्टली x1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि f(1) क्या आ गया 1/1 यानी कि 1। और ये क्या है, हमारी सीक्वेंस की पहली टर्म है, तो इसको हम x1 से भी डिनोट करते हैं। अब देखो दूसरी x2 मतलब f(2) यानी कि 1/2, 1/2 आ गई। तीसरी x3 यानी कि f(3) यानी कि 1/3, ये हमारी सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। ऐसे ही आपसे पूछे हमारी सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी, यानी कि इसको डिनोट करेंगे हम xn से। तो xn f(n)=1/n। तो हमारी सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो 1/n है। तो जब इन जनरल हम कोई भी सीक्वेंस को ऐसे फंक्शन से डिनोट नहीं करते, हम क्या करते हैं उसकी nth टर्म से डिनोट करते हैं इन जनरल, ठीक है। तो आप नोट लिख सकते हो, अदरवाइज ये लिख लो कि कोई भी सीक्वेंस है वो उसकी nth टर्म को हम xn से डिनोट करते हैं। और अब इसके दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं कुछ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ले रहा हूँ सिंपली f(x) ले रहा हूँ, ठीक है। तो f1 की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि सीक्वेंस की पहली टर्म x1 = 1, x2 = 2, x3 = 3 और ये चलती जाएगी, यानी कि xn = n। तो हमारी सीक्वेंस की nth टर्म क्या है n है। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद आपको उसमें गैस करना है कि हमारी सीक्वेंस की टर्म्स क्या क्या होंगी। तो मैं हमारी सीक्वेंस की nth टर्म ले रहा हूँ -1n। अब आपको बताना है कि हमारी सीक्वेंस की टर्म्स क्या क्या होंगी। तो x1 की बात करें तो क्या होंगी -1 और -1 क्या होता है -1 होता है, ठीक है। हमारी सीक्वेंस की पहली टर्म होगी -1। अब दूसरी टर्म देखें तो x2 हमारी सीक्वेंस की दूसरी टर्म क्या होगी -1/2, -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया। ऐसे ही x3 देखें यानी कि -1/3 और -1 की जब क्यूब करेंगे तो -1 -1 यानी कि -1 फिर से आ गया। ऐसे ही x4 देखें तो 1, x5 देखें तो -1। तो हमारी जो सीक्वेंस है वो 1 और -1 से मिलके बन रही है और अल्टरनेट टाइम पे आ रही है, मतलब -1 1 -1 1 -1 1। तो ये हमारी सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स ये ऐसे आती जा रही है। तो कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस कंडीशन क्या है वो फंक्शन होना चाहिए कहाँ से नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, तो उसको हम बोलते हैं रियल सीक्वेंस। ये तो बात थी रियल सीक्वेंस की। रियल सीक्वेंस क्या होता है फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। अब आपको पूछे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल लीजिए क्या नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। लेकिन हम इस चैप्टर में इस यूनिट में ओनली रियल सीक्वेंस की बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है वो इसमें क्या आने वाली है वो अभी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, अगले लेक्चर में हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो रियल सीक्वेंस में अब हम बात करेंगे कि कोई सीक्वेंस मोनोटोन क्या होती है, मोनोटोन कब होती है। मोनोटोन का मतलब कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब
नेचुरल नंबर बढ़ने के साथ साथ, मतलब हमारी सीक्वेंस की टर्म जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है x1 x2 x3, तो वैसे उनका मान बढ़ता जा रहा है नहीं जा रहा। जैसे ये वाले ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो रही है, जैसे जैसे नेचुरल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सीक्वेंस की टर्म क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि हमारी जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि हमारी सीक्वेंस क्या है, मोनोटोन है। ऐसे ही हम देखेंगे क्या, नेचुरल नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारी सीक्वेंस अगर डिक्रीज होती जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। अगर कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज तो वो क्या हो जाती है, दोलायमान, या फिर ऑक्सीलेट बोलते हैं उसको, ऑक्सीलेट सीक्वेंस है। तो हम उसके मोनोटोन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाउंडेडनेस के बारे में पढ़ेंगे। बाउंडेडनेस, ठीक है, मतलब हमारी सीक्वेंस है वो परिबद्ध है या नहीं है, दो नंबर के बीच में रह रही है नहीं रह रही, ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस के हर एक टर्म अगर दो नंबर के बीच में है तो हम बोलते हैं वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।